नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और आज की इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 24, 26, 27, 29 और 30 दिसंबर को है और इसके आने वाली शिफ्टों में जिनका सीटी वगैरह अभी नहीं आया है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए टॉप 100 साइंस के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। अब तक जो रेलवे ग्रुप डी का आपका पेपर हुआ है साथियों, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन जिन चैप्टरों से पूछे गए हैं, आने वाले शिफ्टों में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ये क्लास पूरी तरह से एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी के जो चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रहा है अभी रेलवे, वही क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टरों से मैंने ऐड किया है, तो आपको क्लास कंप्लीट देख लेना है। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए, जिनका सीटी वगैरह आप लोग चेक कर लिया है, अगर आपको पता चल गया है कि आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और जिनका नहीं भी दिख रहा है, वो आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा, आपका भी दिख जाएगा पेपर से 10 दिन पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, दूरदृष्टि दोष होने पर क्या होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया होता है तो क्या होता है उसमें। देखिएगा, फोकस दूरी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता घट जाती है, बिल्कुल घट जाती है। और लेंस की गोलाई भी कम हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, और याद रखना, दूरदृष्टि जब किसी को दूरदृष्टि दोष होता है तो इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं साथियों। किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो इसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, विवर्तन। किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो साथियों याद रखिएगा, प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद सबसे कम झुकने वाला प्रकाश कौन सा होता है। यानी श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो प्रकाश सबसे कम झुकता है ना, 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, लेकिन जो सबसे कम झुकता है वो कौन सा प्रकाश होता है। तो सबसे ऊपर क्या होता है? रेड होता है ना, और सबसे नीचे आपका बैगनी होता है। तो भाई सबसे कम झुकता है रेड, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लाल। यही क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद सबसे अधिक झुकने वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता बैगनी। ठीक है, याद रखना, ये जो परिघटना है इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश का देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है। भाई, लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह अगर साथियों धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो क्या बताता है। देखिए क्या आंसर होगा, वो यही बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी और सीधा बना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, यही जो है धनात्मक चिन्ह बताता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ए में लिखा है, इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बिल्कुल। वाहनों के साइड मिरर के रूप में इनका उपयोग होता है क्या, उत्तल दर्पण का? भाई बिल्कुल। सी में लिखा है, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है भाई। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवर्धन यानी आवर्धन का सही सूत्र क्या होता है। तो साथियों देखिए, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एक होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, बिल्कुल ये तो होगा। और एक साथियों दर्पण में क्या होता है कि -v/u होता है, तो ये भी आपका सही है। ए और बी दोनों ही सही है, सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों ही सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा सही दर्पण सूत्र है जब u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी व f जो है दर्पण की फोकस है। तो आप सभी जानते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v, यही तो दर्पण सूत्र होता है ना। देखो कौन से ऑप्शन में है, मुझे तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि 1/f इक्वल टू होता है आपका 1/u प्लस 1/v, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर लेंस
अगर देखो लेंस सूत्र पूछे ना तो बिल्कुल यही होता है, बस ये जो यहाँ पर आप प्लस दिए हैं ना, यहाँ पर माइनस दे देना, वो आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण को किस में सूचित किया जाता है। साथियों त्वरण को किससे सूचित करते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, और त्वरण को हम कैपिटल ए से जो है सूचित कर, माफ करना, स्मॉल ए से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो त्वरण का सूत्र ए इक्वल टू क्या होता है साथियों, ए इक्वल टू होता है आपका भी या फिर u माइनस भी बाई टी, यही तो होता है ना, याद रखना। ठीक है, u माइनस भी बाई टी, यही आपका जो है त्वरण का सूत्र होता है, जो कि आज पूछा गया था आपके ग्रुप डी के पेपर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जड़त्व का उदाहरण है, बताइए जड़त्व का उदाहरण कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मेज पर रखी स्थिर पुस्तक, यही तो जड़त्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति में ना आए उस बल को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति में ना आए उस बल को संतुलित बल कहते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, संतुलित बल। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह नियम कौन सा है। तो ये देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F इक्वल टू एम इंटू ए, यही तो बता रहा है ना क्वेश्चन। तो ये कौन सा नियम है भाई, ये न्यूटन का द्वितीय नियम ही तो है ना, दूसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, द्वितीय नियम। आगे देखिए, हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल कैसी होती है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल कैसी होती है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा घटती है भाई, याद रखना। हवा के बहाव की दिशा के विपरीत जो ध्वनि की चाल होती है ना साथियों, वो घटती है। आगे देखिए, ध्वनि की चाल ज़्यादा से कम में बताना है, कौन सा कथन सही है, यानी ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें, फिर किसमें, फिर किसमें, ऐसे करके बताना है। तो देखो ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपका ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि को एकत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कान का कौन सा भाग ध्वनि को एकत्रित करता है, करेक्ट होगा साथियों बाहरी भाग। याद रखना, कान का जो बाहरी भाग होता है ना, बाहरी हिस्सा, जिसको कर्ण पल्लव कहते हैं या फिर पिन्ना के नाम से जानते हैं, ठीक है, वही ध्वनि को एकत्रित करता है। तो याद रखिएगा बाहरी भाग, और अगर बाहरी भाग की जगह पर आपको पिन्ना लिखा हुआ दिखे या फिर कर्ण पल्लव लिखा हुआ दिखे तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। आगे देखिए, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान है 20 kg, ठीक है, उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर आपका होता है m इंटू वी। m का मान दिया हुआ है 20 kg और v का मान दिया हुआ है 2। सॉल्व करोगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा। अभी बताए थे ना, संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, तो संवेग m भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का वेग क्या होगा। बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु का वेग क्या होगा। याद रखिए, एक समान त्वरण उत्पन्न करेगा ना, बिल्कुल एक समान त्वरण उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न में से गति का सही समीकरण कौन सा है। बताइए, गति के 3 समीकरण हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मुझे तो केवल एक ही सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, कि v इक्वल टू होता है u प्लस at, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तापमान का असह मात्रक क्या होता है। साथियों, तापमान का असह मात्रक पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तापमान का जो असह मात्रक होता है वो केल्विन होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में कैसे बदलोगे, जितना भी सेल्सियस में होगा उसमें 273 जोड़ देना। तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 351 केल्विन आ जाएगा ना।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 351 केल्विन। आगे देखिए, एक प्रयुक्त बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बने तो कार्य क्या होगा भाई? 90 डिग्री, देखो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शून्य होगा भाई। देखो, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन जो है ना साथियों एक दूसरे से 90 डिग्री पर बने तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं साथियों। स्थितिज ऊर्जा का आप सूत्र याद रखना, mgh होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो देखिए, ये जो है ना साथियों आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और ऊंचाई पर निर्भर करता है, याद रखना। यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी का भी सूत्र याद रखना। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 12mv², ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बल भी शून्य नहीं है और विस्थापन भी शून्य नहीं है लेकिन कार्य शून्य है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी कि बल और विस्थापन लंबवत होंगे। बिल्कुल, बल और विस्थापन जब लंबवत होंगे तभी तो किया गया कार्य शून्य होगा ना। आगे देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो साथियों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को ही तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा। साथियों देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, करेंट अफेयर्स का क्लास, साइंस का क्लास, एनालिसिस, आप एक लाइक कर देते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। और हाँ, मैंने इससे पहले अभी 1-2 घंटे पहले टॉप 100 करेंट अफेयर्स का क्लास भी करा दिया है। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए भाई जाकर देख लेना इस वीडियो को अभी, ठीक है। और उससे पहले भी जितनी क्लासेस करवाए हैं वो भी आपको देखने हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रतिरोध हमेशा चालकता के क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध जो होता है हमेशा चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट है, टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है भाई बताइएगा? क्या विद्युत हीटर में करते हैं, विद्युत मोटर में करते हैं, बल्ब में करते हैं या तीनों में करते हैं? तो देखिए, टंगस्टन का उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। देखिएगा, ये टंगस्टन का प्रयोग जो है ना हम विद्युत बल्ब में करते हैं साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विद्युत बल्ब में, याद रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है? तो मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि साथियों श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। तो यह श्रेणी क्रम का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि धारा का मान समान एवं विभवांतर अलग अलग। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि घरों में कौन सा विद्युत संयोजन होता है? हम घरों में जो वायरिंग कराते हैं ना साथियों, कौन सा संयोजन कराते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, या श्रेणी एवं समांतर क्रम दोनों? याद रखना, समांतर क्रम, हमेशा पैरेलल में कराते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रतिपादन किसने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रतिपादन किसने कराया था, किसने किया था? तो ऑरस्टेड ने, याद रखना, ऑरस्टेड करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसी परमाणु की परमाणु, देखिए किसी परमाणु की परमाणु संख्या कौन सी होती है? तो किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही तो होती है ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों। देखिए, पहला ऐसा कण जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया है, बताइए पहला ऐसा कण कौन सा है जिसे परमाणु से भी छोटा बताया गया है? तो करेक्ट आएगा साथियों, इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं, यह किसने बताया था? तो ये बताया था जे थॉमसन ने, जिसको पल्म पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले से संबंधित सही कथन कौन सा है साथियों? देखिए, ए में लिखा है पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है, बिल्कुल। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, बिल्कुल। बिटुमिनस, इसमें कार्बन जो है ना 70 से 85% तक होता है, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही है भाई। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, बताइए इनमें से
कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो करेक्ट आएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला, कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किस रोग में होता है? देखिए, कोबाल्ट का एक बहुत ही फेमस समस्थानिक आइसोटोप है साथियों, कोबाल्ट 60। मैंने कई बार पढ़ाया है, याद रखना। इसका उपयोग जो है ना कैंसर के उपचार में किया जाता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी कैंसर। अगला, अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर की जो धातु होती है ना, सबसे ऊपर तो आपका पोटासियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। ये तीनों जो है ना अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, क्योंकि ये ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। इन तीनों में अगर सबसे अधिक क्रियाशील पूछे तो याद रखना पोटासियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? साथियों, कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया कराते हैं ना, तो उससे एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन गैस। विद्युत उपकरण के निर्माण में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग होता है? साथियों, विद्युत उपकरण के निर्माण में इनमें से कौन सी धातु है जिसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो याद रखना कॉपर का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कॉपर। नेक्स्ट है, ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? देखिए, ओरेनियस के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार का पूछता तो क्षार OH- आयन देते हैं, याद रखना। आगे देखिए, कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो साथियों, हमारे पेट के यानी आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, HCl। आगे देखिए, वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? तो साथियों, वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है उसको लुईस अम्ल कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना लुईस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल को इनमें से डैश उपयोग में लिया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल को इनमें से किसके उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना, इसका उपयोग हम कपड़े से जंग के धब्बों को हटाने के लिए करते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मीठा सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? बताइए, मीठा सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसी को तो बेकिंग पाउडर कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, याद रखना बेकिंग पाउडर। वैसे बेकिंग पाउडर का अगर आपसे सूत्र पूछे तो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना। अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हो तो कौन सी गैस बनती है? याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? देखिए, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, करेक्ट होगा क्लोरीन का। क्लोरीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है? तो कास्टिक सोडा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट है, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साथियों, देखिए, चूने का जो पानी होता है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 with 2H2O। यही अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ ले तो याद रखना वो होता है CaSO4 with half H2O। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनॉल को कहते हैं, बिल्कुल। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत एवं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? ध्यान से देखिएगा, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, न्यूरॉन। निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? बताइए। देखिए, मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार जो होती है वो होती है तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों का संयोजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है, न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन है जो अनुमानों को संकेत प्राप्त होते हैं? तो भाई डेंड्राइट से ही तो संकेत प्राप्त होते हैं ना, जिसको हिंदी में आप ध्रुमिकाएं बोलते हैं। आगे देखिए, कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी होती है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेरु तंत्रिका पूछे तो वो 31 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का जो स्थल होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे सिनेप्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सिनेप्स के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है?
साथियों बताइएगा मस्तिष्क जो होता है ब्रेन, ये कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो देखिए करेक्ट है स्नायु प्रणाली का साथियों। आगे देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? बताइए। देखिए भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जो जनन कोशिकाएं होती है उनको साथियों जुगेमेट के नाम से जानते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। देखिए कौन से अंग में भ्रूण का विकास होता है? सिंपल क्वेश्चन भी है, करेक्ट आएगा गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? देखिए किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? भाई करेक्ट आएगा गर्भाशय के मांसपेशियों के संकुचन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मासिक चक्र की किस अवधि में LH तथा FSH उच्च स्तर प्राप्त करते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चक्र के मध्य में, यानी लगभग 14वें दिन। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मानव में निषेचन की क्रिया जो है वह डिंब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, तो फेलोपियन ट्यूब यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट होगा साथियों 7 जोड़े, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीआरसी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को क्या कहा जाता है? बताइए, ये भी हेरिडिटी का ही क्वेश्चन है। देखिए बीपीआरसी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को क्या कहा जाता है? तो एलिल्स, वही याद रखना, एलिल्स के नाम से उन्हें जानते हैं। अगला मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों लिया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए ए में लिखा है जिस चर्च में वो थे वहां मटर के पौधे का उपलब्ध होना, बिल्कुल। स्वनिषेचन और परनिषेचन क्रिया का आसानी से होना, बिल्कुल। और मटर के पौधे का जीवन चक्र जल्दी पूरा होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त तीनों सही है भाई। बताइए आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, वे कौन से हैं? देखिए आरएनए के 3 प्रकार होते हैं साथियों, mRNA, rRNA और tRNA। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडल का जन्म व मृत्यु क्रमशः कब हुई थी? देखिए मेंडल का जन्म की अगर बात करें तो 1822 को इनका जन्म हुआ था साथियों, और इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्विक रिवीजन करा रहे हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? साथियों देखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। आप पूछोगे सर मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो याद रखना बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, देखिए मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? याद रखना बंद परिसंचरण तंत्र। मनुष्य हो, पक्षी हो, इसमें बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखना। देखिए खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? क्या याद रखिए इन सभी में, कीटों में, तितली में, कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन नंबर 70, रक्त बनावट में किस तरह का होता है? बताइए, गाढ़ा होता है क्या? बिल्कुल, चिपचिपा भी होता है और लाल भी होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों। देखिएगा मानव हृदय का जो औसत भार होता है ना वो 300 ग्राम का होता है, याद रखना 300 ग्राम। मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो प्लाज्मा की प्रतिशत की बात करें तो 55% प्लाज्मा होता है और बाकी के 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 55%। अब बताइए कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा साथियों लगभग 90% जल होता है, याद रखना। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो होता है लोहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़े होती है ना, टोटल 46 होते हैं। मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे कठोर अस्थि है वो जबड़े में स्थित होती है, याद रखना जबड़े में। नेक्स्ट है बेटिंग व बेस्ट ने किसकी खोज की थी? साथियों बेटिंग व बेस्ट ने जो है ना इंसुलिन की खोज की थी, याद रखना। फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने, कब? तो 1921 में, याद रखना ये ईयर भी 1921। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नियासिन जो है ना विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से पेलग्रा होता है, पेलग्रा। आगे देखिए फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? भाई फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है?
करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी विटामिन के का। विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टेकोफेरल होता है और विटामिन B7 का बायोटीन होता है साथियों, याद रखना, ठीक है। पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए पेंटाथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो कि होता है किससे? तो देखिए एम्फीसीमा जो है ना एक श्वसन को प्रभावित करने वाला रोग है जो कि धूम्रपान से होता है साथियों, याद रखना। फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं होती है ना एल्वियोली, ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं भाई इस बीमारी में। आगे देखिएगा श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय बलय का क्या कार्य होता है? तो श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय बलय का जो कार्य होता है वो होता है श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अंग है जो फ्लोरा झिल्ली से घिरा रहता है? याद रखिएगा फेफड़े, जो लंग्स होते हैं ना साथियों, ये फ्लोरा झिल्ली से घिरे रहते हैं भाई। देखिए श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? तो सांस लेना, ये एक अनैच्छिक क्रिया है और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो सभी मेडुला ऑब्लांगेटा में ही नियंत्रित होती है। तो मेडुला याद रखना, मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे देखिए रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस विनियमन का क्या कहलाता है? तो रुधिर और उत्तकों के बीच जो गैसों का विनियमन होता है वो क्या कहलाता है? देखिए करेक्ट होगा आंतरिक श्वसन कहलाता है भाई, ठीक है। रुधिर और उत्तकों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, इसको आंतरिक श्वसन या उत्तक गैस विनियमन कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए श्वसन के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? देखिए प्लांट्स में मुख्य रूप से वायवीय और अवायवीय दोनों ही होते हैं, यानी ऑक्सीय और अनॉक्सीय दोनों ही। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपयुक्त तो दोनों। ऑक्सी श्वसन के चरण कौन से होते हैं? देखिए ऑक्सी श्वसन के जो चरण होते हैं ना ये तीनों होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ETS, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, अगला है रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। रेस्पायरोमीटर से हम श्वसन दर को माप सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है श्वसन दर। अगला क्वेश्चन है ATP का संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ATP का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? साथियों ग्लूकोज जब पायरुविक अम्ल में विघटित होता है तो इसको क्या कहते हैं? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी EMP पाथ, ठीक है। EMP पाथ याद रखना है सभी साथियों को, इसको ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है ना। देखिए एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होता है। और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनमें नसें शामिल है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार करती है। क्वेश्चन है मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? याद रखना मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की कुल संख्या होती है 8। आगे देखिए नेक्स्ट है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र में आते हैं? देखिए मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु जो है ना ये कौन से तंत्रिका तंत्र में आते हैं? तो साथियों याद रखना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं भाई, अभी मैंने बताया था। वह जंतु कौन सा है जिसमें न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो कि बडिंग मेथड से अपना प्रजनन करता है, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अगला क्वेश्चन है क्रेनियम क्या है? ध्यान से देखिए क्रेनियम वह ढांचा है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है भाई। बाहर खोपड़ी वाला चिन्ह, वो डेंजर वाला जो खोपड़ी वाला सिंबल आपने देखा होगा, उसी को क्रेनियम कहा जाता है। इसमें कुल हड्डियाँ 8 होती है, मैंने बताया अभी आपको। किस लॉब के कारण हम सुन सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना टेम्पोरल लॉब के कारण मनुष्य सुन सकता है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जीव द्रव्य जो होते हैं ना प्रोटोप्लाज्म, ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो साथियों जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग यानी उपयुक्त तीनों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था? तो 1839 में पुरकिंजे साहब ने दिया था, याद रखना। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? देखिए अमीबा, यूग्लिना, पेरामीशियम, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो देखिए कोशिका भित्ति की बात करें केवल जो है ना, देखिए ये पादप में और जीवाणु में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। देखिए सेल वाल की बात करें कोशिका भित्ति की तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है। इसके अलावा याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? साथियों याद रखना अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज जो है ना ये KR पोर्टर ने की थी साथियों, याद रखना KR पोर्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो साथियों आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया करेंट अफेयर्स का क्लास आज ही शाम में करा दिए थे 100 क्वेश्चन का। इससे पहले मैंने जितनी भी एक्सपेक्टेड क्लासेस कराए हैं ना साथियों, जाकर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, तो उन वीडियोस को देख ही लेना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।